राघव ने पाया था कि असुरासुत्रा बॉडी आर्ट में साधना करने के बाद उसका साधना पथ दूसरों से पूरी तरह से भटक गया था। औषधीय गोलियां उसकी साधना का आधार बन गई थीं। उसने पाया था कि उसका शरीर औषधीय गोलियों के भीतर की ऊर्जा का 100% अवशोषित करने में सक्षम था। इसमें जरा सी भी बर्बादी या अस्वीकृति नहीं थी। यह जानना जरूरी था कि औषधीय गोलियों की एक छोटी खुराक के अलावा एक व्यक्ति अधिकतम 3 गोलियां ही खा सकता है। चौथी गोली के बाद इसका असर नगण्य हो जाएगा। जब आप पहली गोली खाते हैं तो यह 100% प्रभावी होती है। दूसरी गोली खाने पर इसका प्रभाव आधा हो जाता है और फिर तीसरी गोली खाने पर यह फिर से आधा हो जाता है। इसलिए चौथी बार यह अनिवार्य रूप से बेकार हो जाती है। यदि आप इसे जबरदस्ती लेते हैं और भी अधिक खाते हैं तो आपको जो चाहिए था उसका विपरीत प्रभाव भी मिल सकता है। 3 कनेक्टिंग फ्लावर टेंडन पिल एक विशेष औषधीय गोली थी जिसे अधिक मात्रा में खाया जा सकता था। हालांकि एक व्यक्ति अधिकतम 10 गोलियां ही खा सकता था। इससे उनके टेंडन अपनी चरम क्षमता तक पहुंच जाते थे। लेकिन राघव ने पाया था कि उसके शरीर की नसें एक अथाह गड्ढे की तरह थीं, जो उसमें डाली गई किसी भी औषधीय ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित कर लेती थीं और कभी संतृप्ति तक नहीं पहुंचती थीं। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, उसकी औषधीय गोलियों की जरूरतें भी बढ़ती गईं। आजकल वह पहले से ही अपनी सभी 3 कनेक्टिंग फ्लावर टेंडन गोलियां खा चुका था। अगर यह जारी रहता तो राघव के पास साधना के लिए कोई समय नहीं होता और उसके पास गोली शोधन के लिए भी कोई समय नहीं होता। अपनी मूल गोली लॉ के साथ 3 कनेक्टिंग फ्लावर टेंडन गोलियों को परिष्कृत करना बहुत समय लेने वाला था। जूली गुप्त क्षेत्र के भीतर औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में कीमती समय बर्बाद करना वास्तव में उसके अवसर की बर्बादी थी। अभी राघव को बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। सक्षम, समर, सांझी और यहाँ के अन्य शीर्ष विशेषज्ञ पहले ही टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के शिखर पर पहुंच चुके थे। वे किसी भी समय बोन फोर्जिंग में घुस सकते थे। राघव जानता था कि उन्होंने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही वे बोन फोर्जिंग क्षेत्र में घुसते, वे तुरंत अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अनगिनत संसाधनों का उपयोग करते। वर्तमान में राघव के पास अभी भी उन्हें चुनौती देने की शक्ति थी। लेकिन एक बार जब वे बोन फोर्जिंग में आगे बढ़ गए तो क्या वह अभी भी ऐसा करने में सक्षम होगा? हालांकि अब जब उसने वायलेट फीनिक्स स्पैरो का निदान प्राप्त कर लिया था तो यह सब हल हो जाएगा। एक बार जब उसने एलियट स्टार को संघनित कर लिया तो राघव को भरोसा था कि भले ही वे बोन फोर्जिंग तक आगे बढ़ गए हों, फिर भी उसके पास कम से कम खुद को उनसे बचाने की शक्ति होगी। वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश को वापस अपने स्थानिक वलय में लौटाते हुए उसने बर्बरीक पवन जानवर की लाश को बाहर निकाला। उसने इसके कठोर तराजू को काटने के लिए सुनहरे पृष्ठ का भी उपयोग किया और इसके नींदान को बाहर निकाला। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यद्यपि स्वर्णिम पृष्ठ का युद्ध में अधिक उपयोग नहीं था, फिर भी इसे काटने वाले चाकू के रूप में प्रयोग करना अत्यंत अद्भुत था। बर्बरीक पवन जानवर का निदान वायलेट फीनिक्स स्पैरो के निदान के आकार का ही था। राघव ने लिटिल स्नो को बुलाया। छोटी स्नो, अब तुम इस निदान को निगल सकती हो और इसे धीरे धीरे परिष्कृत कर सकती हो। याद रखो, इसे धीरे धीरे परिष्कृत करो, अन्यथा यह विस्फोट का कारण बन सकता है। राघव ने कठोर चेतावनी दी। हालांकि छोटा स्नो होशियार था, लेकिन वह एक होशियार बच्चे की तरह लग रहा था और उसका स्वभाव थोड़ा अधीर था। इस तरह के महत्वपूर्ण मामले के बारे में उसे सावधानी से चेतावनी देना सबसे अच्छा था। आओ! लिटिल स्नो ने निदान को निगल लिया और राघव के आध्यात्मिक स्थान पर लौट आई। लिटिल स्नो, जो एक वायुगुण जादुई जानवर भी था, के लिए इस निदान को अवशोषित करने के मामले में उसके पास एक सहज लाभ था। जब तक वह जल्दबाजी नहीं करता तब तक कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि बर्बरीक पवन जानवर 5वीं रैंक पर था, जबकि लिटिल स्नो हाल ही में 4थी रैंक पर पहुंची थी। इसलिए इसे परिष्कृत करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होगी। लेकिन राघव अधीर नहीं था। लिटिल स्नो धीरे धीरे सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसे परिष्कृत कर सकता था
वह कुछ समय आराम करने और अपने ब्लेड को धार देने की भी योजना बना रहा था। लिटिल स्नो का मामला निपटाने के बाद राघव ने सुनहरे पन्ने का इस्तेमाल करके एक बड़े पहाड़ के भीतर एक गुफा को काटा। फिर उसने खुद को गुफा के अंदर बंद कर लिया। इस तरह राघव पूरी तरह से नीदान की जानवर की लौ को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लेकिन उसने पहले 2 घंटे आराम किया ताकि अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को अपने चरम पर ले जा सके। नीदान को देखते हुए राघव ने गहरी सांस ली। उस पर अपना हाथ रखते ही उसकी ज्वाला ऊर्जा अंदर बहने लगी। जिस क्षण राघव की गोली की लौ नीदान में प्रवेश किया, ऐसा लगा जैसे उसने विस्फोटक प्रज्वलित कर दिए हों। नीदान के भीतर एक भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उस बैंगनी लौ ने तुरंत राघव की गोली की लौ को निगल लिया। और बस इतना ही नहीं, इस बैंगनी लौ ने बिल्कुल पागल बैंगनी फीनिक्स स्पैरो की तरह काम किया। वास्तव में राघव पर हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ के दरवाजे खुल गए हों। यह भयानक ज्वाला राघव के शरीर में घुस गई। इसका लक्ष्य उस सभी पिल फ्लेम को पूरी तरह से निगलना था जिसने इसे उकसाया था। राघव को ऐसा लगा जैसे लावा उसके मेरिडियन से बह रहा हो। यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था, लेकिन राघव ने अपने दांतों को भींच लिया और सहन किया। उसने बैंगनी लौ को अपनी पिल फ्लेम का पीछा करने दिया। एक बार जब नीदान के भीतर की सारी ऊर्जा उसके शरीर में भर गई, तो राघव ने उसका हाथ हटा लिया और उसके शरीर की मेरिडियन को जेल में बदल दिया, जिससे जानवर की ज्वाला फंस गई। यह तरीका उससे अलग था जिस तरह से उसने अपनी पिछली जानवर की लपटों को वश में किया था। अभी अभी राघव ने महसूस किया था कि अगर उसने इस जानवर की लपट को जबरन वश में करने की कोशिश की, तो यह तुरंत क्रोध के साथ फट जाएगी और राघव के मेरिडियन फट जाएंगे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह केवल 4थे रैंक के जादुई जानवरों की पशु ज्वाला को ही वश में कर सकता था। 5वें रैंक के जादुई जानवर की पशु ज्वाला को वश में करना एक इच्छाधारी सोच थी। सांझी ने इसे अवशोषित करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसके पास अपनी गुप्त तकनीकें थीं। वह निश्चित रूप से इसे उस तरह से वश में नहीं कर सकता था जैसे राघव करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि राघव के पास कोई गुप्त तकनीक नहीं थी, फिर भी वह आश्वस्त था। केवल सहज ज्ञान पर काम करने वाली एक नासमझ जानवर की लौ उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाने में असमर्थ थी। अपने शरीर को जेल की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी गोली की लौ को लालच की तरह इस्तेमाल किया, जिससे जानवर की लौ उसके पूरे शरीर में फैल गई। जब जानवर की लौ फूटने वाली होती तो वह उसे शांत करने के लिए अपनी गोली की लौ का एक हिस्सा खिलाता। फिर वह जानवर की लौ को अपने शरीर के चारों ओर घुमाता रहा। ऐसा करने का एक कारण यह था कि उसकी मेरिडियन इसकी शक्ति के आदी हो जाए। दूसरा कारण यह था कि जानवर की लौ अपने नए परिवेश के आदी हो जाए। यह बिल्ली और चूहे का खेल राघव के पूरे शरीर में जारी रहा। बैंगनी जानवर की लौ लगातार राघव की गोली की लौ का पीछा कर रही थी। किसी भी मामले में जब तक राघव की आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म नहीं हुई, तब तक उसके पास गोली की लौ को खिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जैसे जैसे यह राघव की गोली की लौ को और अधिक भस्म करता गया, बैंगनी लौ की उन्मत्त प्रकृति धीरे धीरे खत्म होती गई। यह ठीक वही प्रभाव था जिसकी राघव तलाश कर रहा था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इस विधि से काफी समय बर्बाद होता, लेकिन यह सुरक्षित था, आसान था और अब यह दर्द रहित भी था। 3 दिनों के बाद बैंगनी लौ ने राघव की गोली की लौ की अविश्वसनीय मात्रा को खा लिया था। उसका स्वभाव अब उतना उन्मत्त नहीं था और वह अपने नए वातावरण की आदी हो गई थी। 10 दिनों के बाद बैंगनी लौ इस खेल को खेलते खेलते थक गई और पिल फ्लेम का पीछा करने में बहुत आलसी हो गई। वह उसे तभी भस्म करेगी जब पिल फ्लेम उसे उकसाने की पहल करेगी। आधे महीने के बाद बैंगनी लौ ने राघव की गोली की लौ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह राघव के शरीर के अंदर ही रही, उसे अपना नया घर मान लिया। हे, आपके नए घर में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप खुशी से रहेंगे और काम करेंगे। राघव हंसा। समय सही था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई और उसने जानवर की ज्वाला को दबा दिया।
यह उसे वश में करने का अंतिम कदम था। जिस पहाड़ में राघव ने खुद को छिपा रखा था वह टूटकर बिखर गया। भयानक ऊर्जा बाहर निकली, आसमान में गिर पड़ी, जिससे आसमान का रंग बदल गया। एक बैंगनी ज्वाला फूट पड़ी जिसने शून्य को प्रज्वलित कर दिया तथा 1 मील से अधिक क्षेत्र में फैल गई। पहाड़ की चोटी पर लगे विशाल पेड़ तुरंत जलकर राख हो गए। धरती पर भयंकर गर्मी पड़ रही थी। हर दिशा में दरारें तेजी से फैल रही थीं। हा 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 हा, मैं आखिरकार सफल हो गया। राघव ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ते हुए कहा। उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी लपटें जल रही थीं, जिससे वह एक दबंग आत्मा से भरे हुए ज्वाला देवता की तरह लग रहा था। 3 व्यक्ति तेजी से वहां पहुंचे। वे सीमा, अमोदिता और आरोही थे। वे सबसे पहले इस शक्तिशाली आभा को महसूस करने वाले थे और इसलिए वे सबसे पहले यह देखने के लिए पहुंचे कि क्या हो रहा है। राघव को उन बैंगनी लपटों में लिपटा हुआ शक्तिशाली दबाव और उफनती गर्मी की लहरें छोड़ते हुए देखकर उनके दिल कांप उठे। बहुत बढ़िया, तुमने राघव को हरा दिया, अमोदिता ने कहा। यह जानना जरूरी था कि 5वीं रैंक के जादुई जानवर की लॉ आम तौर पर ऐसी चीज थी जिसे केवल मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ ही परिष्कृत कर सकते थे। यहां तक कि शीर्ष प्रतिभाओं को भी कम से कम बोन फोर्जिंग क्षेत्र तक पहुंचना होगा। लेकिन राघव अभी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था में ही था, और वह भी शुरुआती टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन। यह वाकई बहुत चौंकाने वाला था। अब उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। आह! अचानक 3 चौंका देने वाली चीखें हवा में गूंज उठीं और वे जल्दी से पीछे मुड़े, अपने हाथों से अपने चेहरे ढक लिए और राघव की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राघव, जल्दी करो और कपड़े पहन लो, सीमा ने डांटा। राघव दिल खोलकर हंस रहा था। उसने उन तीनों के आने का आभास पा लिया था और कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने उनकी अजीब हरकतें देखीं। फिर सीमा की याद दिलाने पर उसने अपने शरीर की ओर देखा। राघव की अविश्वसनीय रूप से मोटी चमड़ी के बावजूद उसे किसी छेद में घुसकर मर जाने की इच्छा हो रही थी। अभी अभी जब उसने जानवर की लॉ को वश में किया था तो जानवर की लॉ ने एक विस्फोट में अपनी सारी उन्मत्त प्रकृति को बाहर निकाल दिया था। अपनी उत्तेजना में राघव वास्तव में यह भूल गया था कि उस भयानक गर्मी ने उसके कपड़ों को पहले ही राख में बदल दिया था। इस समय जब वह वहां खड़ा था तो उसके शरीर पर एक भी धागा नहीं था। फिर यह सोचकर कि वह कैसे बेशर्मी से इतना हंसा था, राघव को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है, न कि आग से। उसने जल्दी से आग बुझाई और कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद भी राघव को अभी भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हो सकता है कि वह शर्मीला व्यक्ति न हो, लेकिन यह बहुत शर्मनाक था। खांसी, तो तुम आ गए? राघव अजीब तरह से हंसा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हां, उन तीनों ने फिर भी मुड़कर राघव की तरफ देखने से इनकार कर दिया। राघव उनके दिल की धड़कनें भी सुन सकता था। खांसी, उस बारे में, उन छोटे चूजों का क्या हाल है जिन्हें तुम सेते थे? राघव केवल विषय बदलने की कोशिश कर सकता था। यह सुनकर तीनों महिलाएं और भी ज्यादा उत्साहित हो गईं। हालांकि वे अभी भी लाल थीं, फिर भी उन्होंने अपने हाथ हिलाए। एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव गुजरा और राघव के सामने 4 आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी 3 मीटर से ज्यादा लंबी थीं। उन 4 आकृतियों को देखकर राघव थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। क्या ये वाकई वायलेट फाइनिक्स स्पैरो हैं? वे बिल्कुल मुर्गी के चूजों जैसे दिखते हैं। ये चारों आकृतियां बड़ी थीं, लेकिन आकार के मामले में वे वास्तव में नए नए अंडे से निकले मुर्गियों की तरह दिख रही थीं। उनके पंख भी नहीं उगे थे और उनकी त्वचा बैंगनी थी, जो बिल्कुल बदसूरत चूजों की तरह दिख रही थी जो अभी अभी अंडे से निकले थे। अय्या राघव, इतना बुरा मत मानो, वे अभी अभी पैदा हुए हैं। एक बार जब उनके पंख उग आएंगे तो वे दिव्य घोड़े बन जाएंगे। आरोही ने विरोध किया। उसने वायलेट फीनिक्स स्पैरो में से एक को धीरे से रगड़ा। यह सही है, वे अभी भी छोटे हैं, लेकिन भले ही वे अभी भी इतने छोटे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वे बेहद प्यारे हैं? अमोदिता भी अपने मूल्यांकन से असंतुष्ट था। जैसे ही उन्हें बाहर बुलाया गया, चारों चूजों ने अपने नंगे सिर को तीनों महिलाओं से रगड़ना शुरू कर दिया।
वे दूध पाने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे, है ना? उन लोगों को 3 महिलाओं की छाती से रगड़ते देख राघव कुछ उत्सुकता से बच नहीं सका। राघव, तुम घिनौने हो, उसे काटो लिटिल वायलेट। वे तीनों पूरी तरह से लाल हो गए और आरोही ने सीधे अपनी लड़की को उस पर हमला करने का आदेश दिया। वह छोटा चूजा जो आरोही पर फिदा था तुरंत अपना मुंह खोला और राघव को काटने लगा। हालांकि उसकी हरकतें बहुत ही अनाड़ी थीं, यहां तक कि उसके लिए चलना भी मुश्किल था। राघव हंसा और एक कदम बगल की ओर हट गया, लेकिन राघव को चकमा देते देख उस चूजे ने गुस्से में अपना मुंह खोला और एक भयंकर गर्मी की लहर उगल दी। इससे राघव डरकर उछल पड़ा। हालांकि वह केवल कुछ गर्म हवा ही उगल पाया। जाहिर है अभी भी उसमें आग उगलने की क्षमता नहीं थी। हाँ, सचमुच काफी क्रूर है, राघव हंसा। दुष्ट राघव, क्या तुम हमारा अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? सीमा ने डांटा। आह, तुम सच में औरतों के साथ जबान से नहीं लड़ सकते। यह एक सच्चाई है जो हमेशा के लिए नहीं बदली है। राघव ने हंसते हुए उनसे उनकी हाल की स्थिति के बारे में पूछा। अमोदिता की कोर ऊर्जा फिर से भर गई थी। पेट दिल की ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित करने के बाद वह व्यावहारिक रूप से चमकने लगी थी। उसने उत्साह से कहा कि पेड़ हृदय की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उसकी लकड़ी की ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से एक बार फिर से रूपांतरित होकर और भी अधिक मजबूत होने लगी थी। अभी तक उसे वृक्ष हृदय की ऊर्जा का 10वां हिस्सा भी परिष्कृत नहीं करना था। एक बार जब वह इसे पूरी तरह परिष्कृत कर लेगी तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। इससे राघव रोमांच से भर गया। अमोदिता की युद्ध शक्ति रक्षा पर केंद्रित थी। अगर उसकी लकड़ी की ऊर्जा एक बार फिर से मजबूत हो गई तो उसकी रक्षा व्यावहारिक रूप से अजेय हो जाएगी। समूह युद्ध में अमोदिता एक शक्तिशाली ढाल की तरह होता था जो पूरे समूह के जीवन की रक्षा करता था। वह हमला कर सकती थी, वह बचाव कर सकती थी और वह लोगों को ठीक भी कर सकती थी। जब समूह युद्ध की बात आती थी तो लकड़ी की खेती करने वाले सबसे लोकप्रिय लोग थे। इसके अलावा सीमा और आरोही दोनों ही बेहद उत्साहित थे। हालांकि ये वायलेट फीनिक्स स्पैरो अभी भी अपने शिशु अवस्था में थे, लेकिन बीस्ट टैमर के रूप में उनके पास तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए अपनी गुप्त तकनीकें थीं। जब तक वे उन्हें शिकार के लिए लाते तथा विशेष औषधीय गोलियां देते, ये चूजे कुछ ही महीनों में बड़े हो जाते। चारों ने कुछ देर तक बातचीत की। राघव ने कहा कि वह एक बार फिर एकांत में चला जाएगा और उन तीनों को भटकना चाहिए। आखिरकार उन्हें वायलेट फीनिक्स स्पैरो को बढ़ने देने के लिए शिकार पर जाना था। उन तीनों के एक साथ होने, उनके साथ एक शक्तिशाली चौथे दर्जे का जादुई जानवर होने तथा अमोदिता की एक शक्तिशाली लकड़ी की खेती करने वाले के रूप में स्थिति के साथ उन्हें समर के स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों को छोड़कर किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं थी। अमोदिता को भी पेड़ के दिल को निखारने में समय बिताना पड़ा। जैसे जैसे वह ऐसा करती गई, उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई। सीमा और आरोही के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण काम एक बार फिर से उपयुक्त घरेलू पालतू जानवर ढूंढना और साथ ही वायलेट फीनिक्स स्पैरो को परिपक्व होने देना था। राघव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अलियोथ स्टार को संघनित करना था। अब साथ रहना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। उनके लिए अलग हो जाना बेहतर था। हालांकि ज्यूली गुप्त क्षेत्र में हर जगह खतरे थे, लेकिन अनगिनत अवसर भी थे। जितना अधिक आप खोज करेंगे, उतना ही अधिक मौका आपके पास भाग्यशाली अवसर पाने का होगा। उन तीनों के मन में पहले भी ऐसे विचार आए थे, लेकिन वे राघव से ये बातें नहीं कहना चाहते थे। वे वास्तव में बहुत उत्साहित थे कि राघव इतना भावुक नहीं होगा कि अलग होने को तैयार ना हो। जाने से पहले उन तीनों ने राघव को एक ऐसी कोमल नजर से देखा जो राघव की हड्डियों को नरम करने के लिए पर्याप्त थी। बस इसी तरह वे तीनों अपने अपने अवसरों की तलाश करने लगे। राघव ने उनके जाने के बाद जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह उस गुफा की ओर दौड़ा जिसमें वे लोग थे और अपनी गोली बनाने वाली भट्टी निकाल लाया। राघव के हाथ में एक बैंगनी लौ उभरी। राघव के एक विचार से वह लौ एक उंगली से दूसरी उंगली पर, उसके अंगूठे से उसकी छोटी उंगली तक
उसकी छोटी उंगली से वापस अंगूठे तक उछली। उसका नियंत्रण एक सहज और आसान स्तर पर पहुंच गया था। यह व्यर्थ नहीं था कि राघव ने इस ज्वाला को बढ़ाने में इतना समय लगाया था। उसने इसे वश में करने से पहले इसके प्रतिकर्षण को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए आधे महीने का समय बलिदान कर दिया था। लेकिन यह समय व्यर्थ नहीं गया। इतना समय बिताने के बाद जैसे ही उसने उसे वश में किया, उसका नियंत्रण तुरंत उच्च स्तर पर पहुंच गया। अपनी भट्टी में अपनी पिल फ्लेम को रखकर उसने लौ को नियंत्रित किया ताकि वह सबसे कम तापमान पर रहे। वह भट्टी को गर्म करने के लिए इतने उच्च तापमान का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा यह न केवल भट्टी के जीवन काल को कम कर देता बल्कि भट्टी में विस्फोट भी कर देता। लिटिल स्नो के लिए उस विशाल गोली को परिष्कृत करने के बाद जब उसकी भट्टी फट गई तो राघव ने मठ से विशेष रूप से 10 गोली भट्टियां खरीदी थीं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मठ में कोई गोली बनाने वाला नहीं था और कोई अच्छी गोली भट्टियां भी नहीं थीं। ये गोली भट्टियां व्यावहारिक रूप से प्राचीन वस्तुएं थीं जो मठ के भीतर न जाने कितने सालों से जमा थीं। इसलिए सुरक्षा के लिए राघव ने तुरंत ही सभी गोली भट्टियों को स्टॉक में खरीद लिया था। इस तरह से उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अगर वह कुछ भट्टियों में विस्फोट भी कर दे तो भी वे खत्म हो जाएंगी। राघव ने कलिन फल को गोली भट्टी में रखा और लौ की शक्ति बढ़ा दी। कलिन फल तुरंत पिघल गया और धीरे धीरे पाउडर में बदलने लगा। सच तो यह है कि यदि आप पाउडर के प्रत्येक कण को सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि वे वास्तव में छोटे छोटे मोती थे जिनमें औषधीय गुणों का पूरा सार छिपा हुआ था। राघव की पिछली पिल फ्लेम उन छोटे मोतियों को संघनित करने में असमर्थ थी। इससे औषधीय सार का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो जाता। इसलिए चाहे आपकी पिल रिफाइनिंग कला कितनी भी अद्भुत क्यों ना हो, आपको एक शक्तिशाली पिल फ्लेम की भी आवश्यकता थी। अद्भुत, यह गति बिल्कुल डरावनी है। राघव अतुलनीय रूप से उत्साहित था। कलिन फल के सार को परिष्कृत करने में बस एक सांस का समय लगा। उसकी अपेक्षा कि इसमें 1 घंटा लगेगा अंतर बहुत बड़ा था। राघव को लगा जैसे वह एक भिखारी था जो अचानक सम्राट बन गया था। इस फीनिक्स स्पैरो वायलेट लौ की तुलना में उसकी पिछली फ्लेम सैलामेंडर नीली लौ बिल्कुल कचरा थी। यह अफसोस की बात थी कि उसके दिमाग में गोली भगवान की यादें अधूरी थीं। उसके पास केवल गोली शोधन तकनीक और औषधीय अवयवों के बारे में कुछ जानकारी थी। यह वास्तव में अफसोस की बात थी कि उसके पास कोई विशेष लड़ाई तकनीक नहीं थी। सांझी के साथ लड़ाई के बाद राघव इस बात से चकित था कि गोली साधक कितने शक्तिशाली होते हैं। वह जानता था कि सांझी की ताकत सिर्फ उसकी पशु ज्वाला और साधना आधार में नहीं थी। मुख्य बात जिस पर वह निर्भर था वह थी अपनी ज्वाला को नियंत्रित करने की उसकी विशेष तकनीक। राघव के पास जो भी ज्वाला नियंत्रण तकनीकें थीं, वे केवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए थीं, लड़ाई के लिए नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में उस पहलू में कुछ और तकनीकें खोजनी होंगी। कलिन फल को परिष्कृत करने के बाद राघव ने अपना ध्यान चरम पर पहुंचाया और उसमें और अधिक औषधीय पाउडर डालना शुरू कर दिया। उसी समय उसने पिल फ्लेम के तापमान को समायोजित किया। हालांकि उसके पास पिल गॉड की यादें थीं, लेकिन सच्चे देवता भी 100% पिल रिफाइनिंग दर की गारंटी नहीं दे सकते थे। थोड़ी सी भी चूक से गोली बनाने का पूरा काम विफल हो सकता था। उसके पास सिर्फ कुछ ही कलिन फल थे और वह उनमें से एक भी बर्बाद नहीं कर सकता था। 1 घंटे बाद सभी औषधीय पाउडर ठीक से डाले जा चुके थे और उसने आखिरकार भट्टी को बंद कर दिया। राघव ने आंच बढ़ा दी। जब तक वह तापमान को ठीक से नियंत्रित करता, इससे गोली के भीतर और भी ज्यादा औषधीय सार बंद हो जाता। 2 घंटे बाद आखिरकार उसकी गोली भट्टी से धमाकेदार आवाज आई। ढक्कन खोलते ही गोलियों की खुशबू हवा में भर गई। हे सफलता! राघव हंसा और अपना पसीना पोंछते हुए गोलियों की भट्टी में पहुंच गया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक घनी गोली की खुशबू बाहर निकली और साथ में रोशनी के छींटे भी। पूरी गुफा 9 लोंगन आकार की औषधीय गोलियों से जगमगा उठी। राघव ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, 3 रिंग उच्च श्रेणी की गोलियां। वे 9 गोलियां जेड की तरह चमक रही थीं।
और प्रकाश के 3 छल्ले धीरे धीरे उन गोलियों के चारों ओर घूम रहे थे, मानो जीवित हों। यह अभिव्यक्ति कुछ ऐसी थी जो उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों के चरम पर दिखाई देती थी। जब औषधीय ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ जुड़ते हैं तो यह गोली के बाहर एक रक्षात्मक परत बनाती है। इससे न केवल औषधीय ऊर्जा गोली के अंदर ही बंद हो जाएगी, बल्कि जैसे ही प्रकाश के वे छल्ले गोली के चारों ओर घूमेंगे, वे बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तथा गोली को लगभग जीवित की तरह पोषण देते रहेंगे। हालांकि यह पोषण अविश्वसनीय रूप से धीमा था, इसलिए राघव को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उसे इस बात की परवाह थी कि उसके पास परिष्कृत 3 रिंग उच्च श्रेणी की गोलियां थीं। आमतौर पर केवल वे ही ऐसा कर सकते थे जो पिल किंग स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन गोलियों को परिष्कृत करना खेती के आधार के समान नहीं था। खेती के क्षेत्र इस बात के सटीक मानक नहीं थे कि कोई कीमियागर किस स्तर तक पहुंच सकता है। पिल किंग के लिए 2 मानक आवश्यक थे। एक यह था कि वे 4थी श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकें, जबकि दूसरा यह था कि वे कम से कम 1 रिंग औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकें। दोनों मानकों को पूरा करने के बाद ही आपको पिल किंग माना जा सकता था। यदि आप ऐसे स्तर तक पहुंचना चाहते थे तो महान प्रतिभा, प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा और विशाल आत्मिक ऊर्जा के अलावा आपको एक ऐसी पिल फ्लेम की भी आवश्यकता थी जो पर्याप्त उच्च स्तर तक पहुंच चुकी हो। इन बातों को आधार मानकर आपको कुशल नियंत्रण और तकनीकों की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा चाहे आपकी साधना का आधार कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक ज्यानेटियन कीमियागर भी उन 2 आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होगा। पिल किंग्स 2 तरह के होते थे। एक के पास आधिकारिक प्रमाण पत्र होते थे, जबकि दूसरा मूलतः घुमक्कड़ होता था। गोली शोधन की दुनिया में केवल गोली घाटी थी। गोली घाटी गोली साधकों के लिए पवित्र भूमि थी और साधारण गोली साधकों के पास इसके बारे में कुछ भी सीखने की योग्यता भी नहीं थी। इस प्रकार पिल टॉवर पिल साधकों के लिए मंदिर बन गया था। यदि आपको पिल किंग की साख चाहिए तो आपको जांच के लिए वहां जाना होगा। उनके पास विशेष कीमियागर थे जो उन परीक्षणों को करने में माहिर थे। एक बार जब आप पास हो जाते थे तो आपके पास 2 विकल्प होते थे। एक था पिल टॉवर में शामिल होना, उसका सदस्य बनना और पिल टॉवर के शिष्य के रूप में शानदार उपचार का आनंद लेना। आप छोड़ने का विकल्प भी चुन सकते हैं। पिल टॉवर आपको पिल किंग की स्टेटस टैबलेट प्रदान करेगा और हर साल पिल टॉवर आपको एक निश्चित मात्रा में संसाधन वितरित करेगा। हालांकि संसाधनों की उस छोटी मात्रा की तुलना पिल टॉवर के सच्चे सदस्यों द्वारा प्राप्त संसाधनों से नहीं की जा सकती। वास्तव में वे दयनीय संसाधन मूलतः पिल टॉवर द्वारा कीमियागरों को लुभाने के लिए फेंके गए चारा थे, ताकि वे उनके सदस्यों में से एक बन सकें। वे संसाधन मुख्य रूप से पिल साधकों के लिए थे, ताकि वे पुष्टि कर सकें कि पिल टॉवर कितना विशाल और शक्तिशाली था। गोली कला, आत्मा औषधियां, पशु ज्वालाएं, उच्च श्रेणी की गोली भट्टियां, सभी प्रकार के खजाने मौजूद थे। वे गोली साधकों के लिए घातक आकर्षण थे और ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनके प्रलोभन का विरोध कर सकते थे। अभी अभी उसने जिस एलियट गोली को परिष्कृत किया था, उसे गोली के फार्मूले के कारण 3री श्रेणी की औषधीय गोली माना जा सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत करने में होने वाली कठिनाई, खास तौर पर प्रक्रिया के दौरान ताप परिवर्तन के लिए आवश्यक नियंत्रण, निश्चित रूप से 4थी श्रेणी की औषधीय गोली के स्तर तक पहुंच चुकी थी। दूसरे शब्दों में, फीनिक्स स्पैरो वायलेट फ्लेम प्राप्त करने के बाद राघव को पिल किंग माना जा सकता था। इसका मतलब था कि वह उस टैबलेट की आवश्यकताओं को पूरा कर चुका था जो ग्रैंड मास्टर संजय ने उसे दी थी। वर्तमान राघव के पास अब उस टैबलेट का उपयोग करके पिल वैली में शामिल होने और गोली शोधन का अध्ययन करने की योग्यता थी। हालांकि उसके पास पिल गॉड की यादें थीं और पिल रिफाइनिंग तकनीकें पूरी थीं। उसे दूसरे लोगों की पिल रिफाइनिंग कलाओं की परवाह नहीं थी। उसे पिल वैली द्वारा दिए गए संसाधनों की ज्यादा परवाह थी। हालांकि पिल वैली में प्रवेश करने के लिए उसे पहले पिल टॉवर से गुजरना होगा, लेकिन इस जानवर की लॉ के लिए
राघव ने सांझी को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। उसके लिए पिल वैली में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि राघव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस सावधानी से एक जेड बोतल निकाली और उसमें एलियोथ गोलियां रख दी। उन चमकती हुई एलियोथ गोलियों को देखकर, जो लगभग जीवित लग रही थीं, राघव अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। उसे यह भी लगा कि उन्हें खाना बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन अंत में उसने एलियोथ की एक गोली निगल ली। यह उसके पेट में पहुंचते ही घुल गई। यह रिंग्ड गोलियों के प्रभावों में से एक था। जब तक आप इसे खाते हैं, यह तुरंत अपनी औषधीय ऊर्जा जारी करती है। वे अन्य औषधीय गोलियों की तरह नहीं थे, जिन्हें अपना प्रभाव दिखाने में समय लगता है। जब औषधीय गोली घुल गई तो एक विशाल ऊर्जा बाहर निकली, जो राघव के शरीर के भीतर एक उफनते महासागर की तरह प्रतीत हुई। उस तरह की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से विशाल थी, लेकिन यह उन्मत्त नहीं थी, बजाय यह बेहद कोमल थी। और राघव ने धीरे धीरे असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के अनुसार ऊर्जा को प्रसारित किया, इसे अपने दाहिने हाथ के केंद्र में भेज दिया। जब औषधीय ऊर्जा राघव के दाहिने हाथ तक पहुंची तो उसे राघव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी हथेली का खोखला हिस्सा उसी तरह कांप उठा जैसे उसका पैर तब कांप रहा था जब उसने समृद्ध स्टार को संघनित किया था। औषधीय ऊर्जा तेजी से संघनित हुई, जिससे एक भंवर बन गया, जबकि उस भंवर के केंद्र में एक छोटा सा दाना धीरे धीरे बढ़ रहा था। राघव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यह पूरी प्रक्रिया असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के अनुसार स्वचालित रूप से हुई। राघव ने अचानक देखा कि उसका समृद्ध सितारा, जो इस क्षण तक चुप था, अब अचानक तेजी से घूमने लगा था। एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा धीरे धीरे भंवर में प्रवाहित हुई। वह ऊर्जा वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। यहां तक कि राघव को भी नहीं पता था कि वह ऊर्जा क्या थी। लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा प्रवाहित हुई, वह छोटा सा दाना बहुत बड़ा हो गया। उसी समय उसके हाथ से एक भयानक शक्ति निकली, जिससे पूरी गुफा हिल उठी। गुफा ढह गई और राघव उसमें दब गया। लेकिन राघव इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने हाथ में हो रहे बदलावों पर था। जब उसने समृद्ध स्टार को संघनित किया था, तब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था, और उसे यह भी समझ नहीं आया था कि उसके समृद्ध स्टार के संघनित होने से पहले क्या हो रहा था। लेकिन इस बार वह चाहते थे कि एलियोथ तारा धीमी गति से बने, ताकि उन्हें यह जांचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके कि क्या हो रहा है। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, पहले तारे को संघनित करने के लिए मेरे शरीर की मुख्य ऊर्जा की आवश्यकता थी, जबकि दूसरे तारे को संघनित करने के लिए पहले तारे की सहायता की आवश्यकता थी। राघव पूरी प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। वह छोटा सा दाना एक बीज की तरह था, जो समृद्ध स्टार से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करके पोषण प्राप्त कर रहा था, द्वारा भी अवशोषित की जा रही थी। जब वह बीज तिल के बीज के आकार तक पहुंच गया तो राघव को उससे एक मानसिक जुड़ाव महसूस हुआ। एक विचार के साथ उसने उस छोटी सी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब उसने पाया कि वह वास्तव में पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी, तो वह मुस्कुराया। इससे राघव को आखिरकार राहत मिली। उसने रास्ते में बहुत सी बाधाओं का सामना किया था। चाहे वह कुछ भी करे, उसे हमेशा कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस तथ्य से कि उसने आखिरकार बिना किसी आश्चर्य या खतरे के एलियोथ स्टार को संघनित कर लिया था, उसे एक बड़े बोझ से राहत मिली। शुरू में वह उन सभी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार था, जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे सामने आएंगी। यद्यपि एलियोथ तारा केवल एक तिल के बीज के आकार का था, लेकिन राघव इसे नियंत्रित करने में सक्षम था और यहां तक कि इसकी वृद्धि की दर को भी बढ़ा सकता था। हालांकि उनकी उम्मीदों से थोड़ा हटकर यह था कि एलियोथ स्टार की वृद्धि केवल एलियोथ गोलियों के पोषण पर निर्भर नहीं थी, बल्कि इसके लिए समृद्ध स्टार से आने वाली ऊर्जा की भी आवश्यकता थी। वह ऊर्जा समृद्ध स्टार से निष्क्रिय रूप से बह रही थी और राघव को उसे सक्रिय रूप से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। उसे बस इतना करना था कि एलियोथ स्टार की अवशोषण दर को बढ़ा दिया जाए।
लेकिन राघव को थोड़ी ठंड महसूस हुई जब उसने देखा कि एलियोथ गोली की सभी औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भी उसका एलियोथ सितारा केवल थोड़ा सा ही बढ़ा था। उसके पास बाकी बची हुई एलियोथ गोलियां खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने 9वीं गोली खा ली और उसकी सारी ऊर्जा सोख ली तो उसने पाया कि एलियोथ तारा अभी भी थोड़ा ही बढ़ा था, बस एक छोटे मटर के आकार तक ही पहुंच पाया था। राघव को पसीना आने लगा। हालांकि उसे लगा था कि जो कुछ किलिन फल उसने पाए थे वे एलियोथ स्टार को पूरी तरह से संघनित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, फिर भी उसे कुछ उम्मीद दिखी जब उसने देखा कि वह 3 रिंग उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। लेकिन अब वे सभी 9 चले गए थे और राघव को बर्फीली ठंड महसूस हुई। इस गति के अनुसार एलियोथ पिल का संघनन समृद्ध स्टार की तुलना में और भी अधिक कठिन होगा। समृद्ध स्टार को संक्षिप्त करने के लिए राघव ने संभवतः लगभग 1000 समृद्ध गोलियों का इस्तेमाल किया था। उसके पास केवल 24 कहिलिन फल थे और उनमें से केवल 9 ही पूरी तरह से पके हुए थे। बाकी अस्थायी रूप से गोली शोधन में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं थे। इसके अलावा कलिन फल बहुत धीरे धीरे पकते हैं। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि नए फल तभी उगते हैं जब पुराने फल पक जाते हैं। फूल आने की प्रक्रिया से लेकर फल के पकने तक एक कलिन फल को 100 साल तक सूरज की रोशनी और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर अवशोषण की जरूरत होती है। राघव के दिल में जो उग्र उत्साह था वह तुरंत बुझ गया। राघव अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी आभा उसकी हताशा को बाहर निकालने के लिए फूट पड़ी। ऊर्जा की एक भयानक लहर बाहर निकली। पहाड़ फट गया, जमीन धंस गई और एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर ने आसपास की चट्टानों और पेड़ों को चूर चूर कर दिया। उस भयानक शक्ति ने राघव को भी स्तब्ध कर दिया। क्या मेरी ताकत? राघव अविश्वास से भर गया। कई मील के दायरे में सब कुछ धूल में बदल गया था। जमीन भी कई 100 मीटर नीचे धंस गई थी। उसका जबड़ा खुला रह गया। वह खुश भी था और हैरान भी। अपने दाहिने हाथ के बीच में देखते ही उसकी सारी निराशा दूर हो गई। राघव ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ लगाई। उसकी आभा बिना किसी संकोच के बाहर फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो कोई क्रोधित समुद्र स्वर्ग और धरती को बहा ले जाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे आकाश के बादल हिल रहे हों। राघव को पहले इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे पता चला कि जब उसने अपनी आभा छोड़ी तो सिर्फ उसका समृद्ध सितारा ही तेजी से नहीं घूम रहा था। मटर के दाने के आकार का वह छोटा सा एलियोथ सितारा भी तेजी से घूम रहा था और एक शक्तिशाली ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। वह ऊर्जा पूरे समृद्ध सितारे से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। राघव पागलों की तरह हंसा। उसे लगा कि वह खुशी से रोने लगेगा। उसने अभी अभी एलियोथ स्टार का भ्रूण रूप ही बनाया था, लेकिन वह पहले से ही समृद्ध स्टार के बराबर स्तर पर था। यह किस स्तर की अद्भुतता थी! उसकी हताशा दूर हो गई और वह इतना उत्साहित था कि वह नाचना चाहता था। वह अब इस जगह पर नहीं रह सकता था क्योंकि उसकी आभा ने इसे नष्ट कर दिया था। उसने एक और छिपी हुई जगह ढूंढी जहां उसने बचे हुए पके हुए किलिन फलों को एलियोथ गोलियों में परिष्कृत किया। उसने एलियोथ स्टार को उन एलियोथ गोलियों से पोषित किया और 10 दिन बाद उसकी सारी एलियोथ गोलियां खत्म हो गईं। एलियोथ स्टार के लिए यह एक लोंगन के आकार का हो गया था और इसके चारों ओर कुछ धुंध भी घूम रही थी जो एक असली सितारे की तरह दिख रही थी। इसके अलावा राघव ने देखा कि जैसे जैसे उसका एलियोथ सितारा संघनित होता गया, उसका भौतिक शरीर एक बार फिर एक नए स्तर पर पहुंच गया। उसकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। इससे वह आत्मविश्वास से भर गया, यहां तक कि अगर वह किसी समर से भी टकराता जो पहले से ही बोन फोर्जिंग में आगे बढ़ चुका था, तो भी उसे उससे कोई डर नहीं था। इस बारे में सोचने के बाद राघव ने अगले 5 दिन अपने लिए लगभग 1000 3 कनेक्टिंग फ्लावर टेंडन पिल्स को परिष्कृत करने में बिताए। अपनी नई उपलब्धियों के साथ उसकी गोली शोधन गति व्यावहारिक रूप से असामान्य स्तर पर पहुंच गई थी। ये औषधीय गोलियां अगले कुछ समय के लिए उसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए।
वह अपना बाकी समय बर्बाद नहीं कर सकता था। राघव ने अपना नक्शा खोला और जल्दी से अपना अगला लक्ष्य ढूंढ लिया। शैतानों का रसातल। ज्यूली गुप्त क्षेत्र को खुले हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। उन 4 महीनों के दौरान धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही तरह के अनगिनत शिष्य नक्शे पर विभिन्न चिह्नित क्षेत्रों में भागते रहे। 4 महीने का समय बहुत लंबा और छोटा दोनों था। कई विशेषज्ञों ने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में आने से पहले ही रणनीति तय कर ली थी और उन्होंने बहुत पहले ही अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे। राघव जैसे बहुत कम लोग थे जो बस इधर उधर भटकते रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रामानंद ने उनसे कहा था कि सब कुछ उनके भाग्य पर निर्भर करेगा। वे इसे मजबूर नहीं कर सकते थे। सच तो यह है कि रामानंद को भी अंदर से बहुत बुरा लगा। दूसरे मठों की तुलना में राघव और उसके दूसरे शिष्यों की नींव कमजोर थी, इस मायने में कि उनके पास जीवन रक्षक उपाय नहीं थे। ज्यादातर खतरनाक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर थे, लेकिन उनके लिए बहुत से लोग लड़ भी रहे थे। रामानंद को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें स्वर्ग को चुनौती देने वाले अवसर मिलेंगे। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे जिंदा बचकर निकल पाएं, और रामानंद की चिंताएं निराधार नहीं थीं। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही राघव को एहसास हुआ कि उसने अन्य प्रतिभाओं को नीचा देखा था। इस दुनिया में सक्षम और समर ही एकमात्र शीर्ष विशेषज्ञ नहीं थे। सांझी की उपस्थिति ने राघव को यह एहसास दिलाया कि विशाल साधना की दुनिया में हर जगह अनगिनत विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। वह अकेला डार्क हॉर्स नहीं था। कौन जानता था कि सांझी जैसे कितने विशेषज्ञ अभी भी अज्ञात हैं। यहां तक कि शीर्ष विशेषज्ञ भी विफलता का सामना कर सकते हैं, शायद अपनी जान भी गंवा सकते हैं इस जगह पर जहां हर जगह खतरे और प्रतिद्वंद्वी मौजूद थे। हालांकि राघव का मूड अभी भी बहुत शांत था। हालांकि ज्यूली गुप्त क्षेत्र लगातार शाम की स्थिति में था, फिर भी उसे खुशी महसूस हो रही थी, जैसे कि वह एक स्पष्ट और असीम आकाश में आराम कर रहा हो। उसने आखिरकार एलियट स्टार को संघनित कर दिया था। हालांकि यह सिर्फ एक भ्रूण रूप था और उसने 9 सितारा परिवर्तन पूरे नहीं किए थे, लेकिन राघव को पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में पूरा परिवर्तन हो गया हो। इससे राघव का आत्मविश्वास बढ़ गया। अभी उसे किसी प्रतिद्वंद्वी का डर नहीं था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राघव में इस समय धमाल मचाने की क्षमता थी। लेकिन एकमात्र बात जिसका उसे थोड़ा अफसोस था वह यह थी कि किसी अज्ञात कारण से ज्यूली गुप्त क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ उसे बुलाता रहता था। एलियट स्टार को संघनित करने के बाद यह भावना और भी मजबूत हो गई थी। हालांकि शुरू से ही राघव यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि वह बुलावा किस दिशा से आ रहा था, और इसलिए वह उसे खोजने में असमर्थ था। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में आने से पहले ही उसे एक अस्पष्ट आह्वान का एहसास हो चुका था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह एहसास और भी स्पष्ट हो गया था।